हेलो और गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? आप सभी आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एचटेट पीजीटी मैथ्स 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे थे और 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक हम पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आरकेसी मैथ्स चैनल पर हमने एचटेट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको सारे एचटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप पहले वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 111 से लेकर 120 तक क्वेश्चंस। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को लाइक करने के साथ। बेल आइकन को ऑन कर लो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि ऑप्शंस में आपके पास जो आंसर है वो y इज इक्वल टू दिया हुआ है और सारे x की फॉर्म में आंसर है। तो कहीं ना कहीं जो y इज इक्वल टू चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका मुझे कहीं ना कहीं क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। अब बच्चों p का जो वैल्यू होता है वो होता है dy/dx। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसका मैं आगे यूज करूंगा। जो गिवन मेरे पास कंडीशन है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस p माइनस पी क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेता हूं, dy/dx और ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, p x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज p का डिफरेंशिएशन dp/dx प्लस p का dp/dx माइनस p क्यूब का क्या हो जाएगा 3p² और dp/dx। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, p की वैल्यू क्या होती है dy/dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है सब जगह, dp/dx, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बन गया, dp/dx कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे बचा 3p²। अब यहाँ पे देखो, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि p ही अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, फिर तो मतलब p कोई कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो 0 आता है। तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये 0 के इक्वल होगा। तो 0 के इक्वल होगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 माइनस 3p² इज इक्वल टू 0। अब याद रखना हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम p को एलिमिनेट करने वाले हैं, यहाँ से x की फॉर्म में आंसर लाएंगे सारे ऑप्शन x में। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू p², इसके ऊपर रूट आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 1/2। ये p की वैल्यू आ गई जिसका मैं आगे यूज करूंगा। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है दोबारा उसी को उठा लो, y इज इक्वल टू p कॉमन है, इसमें p कॉमन ले लो, x प्लस 1 p³। इतना काम हो गया। अब देखो p की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1/3 रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पे अंदर क्या बचा हुआ है, x प्लस 1 एज इट इज ही रहेगा, माइनस p रेज टू पावर 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पे x प्लस 1/3 की पावर जो 2 है 1/2 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये 3/2 बन जाएगा। अब एक चीज़ करो, देखो बहुत ध्यान से आपको एक चीज़ करनी है, ये ब्रैकेट में ना अलग से मैंने लगा दिया इसको, ये यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है, ये इसके साथ ही है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग है ये चीज़। अब यहाँ पे देखो इनमें ये x प्लस 1 है, इसके डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ एक बार ना, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, इसको आप नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये p है, ये y है, p की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/3 रेज टू पावर 1/2, इसके मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस 1, ठीक है, माइनस में p³ है। अब p³ ये कुछ नहीं है, ये p³ है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 3/2। अब मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देता हूँ और 3 से ही क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे 3 से भी क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि अब ये बेस सेम है, इसका पावर 1 है तो इनको प्लस करूँगा तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/3 रेज टू पावर 3/2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस में x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 3/2। अब देखो ये सेम है, यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे 1 होगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा
2x + 1/3 रेज़ टू पावर 3/2। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, x + 1 / 3 रेज़ टू पावर 3/2। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर। नोट डाउन कर लें जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लें। चलते, ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये चीज गिवन है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। p² - 5p + 6 = 0 कर दिया। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा p² - 3p - 2p + 6 = 0, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है ना। सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले मैं जो गिवन कंडीशन है इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ जाएगा p कॉमन p - 3 -2 कॉमन p - 3 = 0। आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा p - 2 p - 3 = 0। तो दो कंडीशन बन गई, या तो p - 2 = 0 होगा या p - 3 = 0। अब देखो p की वैल्यू क्वेश्चन में खुद दी हुई है, खुद से दे देता है वो चीज़ें, ज़्यादा परेशान नहीं करता। यहाँ से p = 2 आ जाएगा, p की वैल्यू dy/dx = 2 और dy = 2dx। एक तो ये सिचुएशन बन गई। यहाँ पे क्या बनेगा, p = 3, dy/dx = 3 और dy = 3dx। ये दो सिचुएशन बन गई। दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्या न, क्योंकि तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। dy/dx की फॉर्म में मैंने सेपरेट कर दिया और अब इंटीग्रेट कर लेता हूं दोनों तरफ। dy तो यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 1 का क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो c1 मान लेता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, y = 3x + c2। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, यहाँ पे सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ओके की रिपोर्ट। अब देखो कंबाइन सॉल्यूशन दिया हुआ, देखो मल्टीप्लाई में, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, y - 2x - c1 मल्टीप्लाई y - 3x - c2 = 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, y - 2x - c2, y - 3x - c1। ठीक है, C1 C2 को आपस में कुछ भी लिख लो, कैसे भी, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वर्टेक्स एंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन उसकी खासियत यह है वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये बना दिया मैंने एक इसके अंदर ट्रायंगल। ठीक है जी। जब भी किसी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल होता है और हमें उस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया, तो ये कब पॉसिबल होता है, जब ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कैसे होते हैं, ऑल 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री। तो मैक्सिमम एरिया चाहिए हमें, तो सारे एंगल 60 के होंगे। ये वाला एंगल जो वर्टेक्स एंगल है, ये 2 थीटा दिया हुआ है, मतलब ये 60 के इक्वल, थीटा की वैल्यू 30 के इक्वल। 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, π/6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें स्क्वायर के बारे में पूछे कि किसी सर्कल में अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उस क्वाड्रिलेटरल का मैक्सिमम एरिया कब होगा, तो मैक्सिमम एरिया पॉसिबल होगा जब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर। तो मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए भी बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ट्यूटोलॉजी, ये स्टेटमेंट दी हुई है, ट्यूटोलॉजी फॉलेसी। फॉलेसी में देखो पढ़ के पता चल रहा है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। ट्यूटोलॉजी होती है ट्रू स्टेटमेंट, और बीच में रिवर्सिबल का साइन है, इसका साइन का मतलब होता है और। तो ट्यूटोलॉजी कहती है कि दो स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाती है, ऑलवेज ट्रू, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि पी और क्यू ट्रू है या फॉल्स। मतलब पी और क्यू कोई अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और वो ट्रू है या फॉल्स है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये कंबाइन करने का साइन होता है जिसका मतलब और होता है, तो जो स्टेटमेंट बनती है वो क्या बनती है, ऑलवेज ट्रू। ये होती है ट्यूटोलॉजी का मतलब। और बीच में ही इर्रिवर्सिबल का साइन आ गया, मतलब पी और क्यू का आर के साथ या पी का क्यू और आर के साथ।
तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट बनेगी, हमेशा कैसी स्टेटमेंट बनेगी, ट्रू। तो आपका बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन है आपको, मीन इज इक्वल टू एम। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है वेरिएंस के इक्वल। अब मैं वेरिएंस की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है रूट वेरिएंस। और वेरिएंस कितना है, जितना मीन है, मीन कितना है एम, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ जाएगा, रूट एम। ज्यादा नहीं सोचना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। मेरी एक एक लाइन में एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही ज्यादा आपको नोट डाउन करनी है और ध्यान देना है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स कोई रैंडम वेरिएबल होता है और आर इवेंट ऑफ सक्सेस होता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। और यहां पे जो मैं ये लैम्डा लिख रहा हूं, यही मेरा क्या होता है, वेरिएंस होता है। क्या होता है, वेरिएंस या मीन्स कह लो, क्योंकि मीन और वेरिएंस एक बात होती है। और अगर ये m की फॉर्म में लिखना है तो ये e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को m गिवन है। और लैम्डा की फॉर्म में लिखोगे तो लैम्डा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, फॉर्मूला जो मीन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का होता है। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंपली क्या निकालना है, dy बाई dx, लेकिन दो स्टेटमेंट गिवन है। इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में सॉल्व करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिससे कि मेरा सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाए। ठीक है ना। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये चीजें इसको मैं लिख लेता हूं, x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लिख सकता हूं ऐसे राइट हैंड साइड में एज इट इज। अब एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है, t माइनस 1 बाई टी पुट कर दो यहाँ पे, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ऐसा मैं पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले कर रहा हूं, जिससे कि मैं चीजों को सॉल्व कर पाऊं और मेरा डेरिवेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन आगे जाके आसान हो जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको भी, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि आगे जाके कैंसिल हो रहे हैं। टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल, और कुछ बचा इसमें, और तो इसमें कुछ नहीं बचा। अब ये आ गया आपका। अब मुझे क्या निकालना, dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको लिख लेता हूं -2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 बाई 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितनी आ गई -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स रेज टू पावर -2, दोनों तरफ डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहेगा, x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -n, मतलब n x रेज टू पावर n-1, n की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो ये -2 x रेज टू पावर -2-1, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा तो 2 ही लिख लेता हूँ, और x रेज टू पावर -3, और -3 को नीचे ऐसे लिख लेता हूँ, 2 से ये 2 कैंसिल, आगे जाके dy बाई डी एक्स इससे इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन वाई एक्स क्यूब, 1 अपॉन वाई एक्स क्यूब। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, करेक्ट आंसर है या नहीं, ये रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कर्व y इज इक्वल टू log e x, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, 0 टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल टू log x e। अब जो log है x है, x की कंडीशन क्या है, x होता है हमेशा
ग्रेटर देन 0। नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन यहाँ पे नहीं होगा और जो वैल्यू है x की वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 50-50 लाइफ लाइन आपकी हो गई। कौन बनेगा करोड़पति की तरह? अब ए और बी में से ही करेक्ट आंसर होगा। अब ए और बी में से कौन सा आंसर होगा ये बात बताएगा ई। अब बेस पे ध्यान दो, जो ई है जिसकी वैल्यू होती है 2.32 के कुछ कुछ समथिंग। अब देखो बेस की दो कंडीशन होती है, बेस या तो 0 to 1 के बीच में होगा या जो बेस होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1। अब देखो 2.332 है तो ये तो इस कैटेगरी में आ रहा है ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 होगा बेस तो हमारा जो क्या होगा लॉग की वैल्यू, लॉग की वैल्यू कैसी होगी? इंक्रीज करती है। और यहां पे जो 0 to 1 के बीच में अगर बेस की वैल्यू हो तो लॉग की वैल्यू डिक्रीज करती है। और इसका जो लॉग का जो वो बनेगा, ये देखो ये 0 है, ये मान के चलो 1 है, ये x है, ये y है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा log x टू द बेस e का, वो ये ग्राफ बनता है। 0 to 1 के बीच में देखो वैल्यू डाउनवर्ड्स जा रही है और 1 से ग्रेटर होते ही वैल्यू कहाँ जा रही है? आगे भागती जा रही है। सॉरी, इसको ना 1 पे से कर लो, मैंने 1 पे से पास नहीं कराया, ये 1 पे से पास होगा, ये 1 पे से ऐसे पास होगा, ठीक है, 1 से पास होगा log x e। तो यहां पे देखो अब ये ऐसा कर्व बनेगा, मतलब यहां पे केव की फॉर्म बन रही है और ये केव का जो मुंह है, फेस है, वो डाउनवर्ड्स है। तो केव कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड्स। तो केव अपवर्ड, केव डाउनवर्ड, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 to इन्फिनिटी यहां पे पॉजिटिव की तरफ बनेगा और जो केव बनेगा, जो ग्राफ बनेगा लॉग का, वो डाउनवर्ड्स बनेगा। तो ए और बी में से कनकेव डाउनवर्ड्स 0 to इन्फिनिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होती है? इफ ये कोई ए मैट्रिक्स है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आई बात? अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ही उस रैंक, उस मैट्रिक्स की रैंक होता है। दूसरा कंडीशन, जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रैंक विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उससे कम होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, मान के चलो ए जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है? 3/3। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसकी जो रैंक होगी वो 3 ही हो जाएगी। लेकिन अगर 0 आ गया डिटर्मिनेंट तो जो रैंक होगी वो क्या होगी? 3 से कम, मतलब 1 और 2 हो सकती है। 0 यहां पे भी नहीं होगी, क्योंकि 0 के लिए क्या करने पड़ेंगे? सारी एलिमेंट 0 लेने पड़ेंगे, 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा 1/1 और 2 होगा। लेकिन अगर आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आए तो रैंक हो जाएगी 3। अब इसमें देखो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो 1 4 2 2 5 1 3 6 2 कि क्या ऑर्डर आ रहा है? 3/3 का। अब अगर ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो 3 ही इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। अब मैं कॉलम रो 1 के अलोंग कर देता हूं इसको एक्सपेंड, तो 1 5 2 10 -6 और फिर -2 और ये हो जाएगा आपका 8 -12 और फिर +3, ये हो जाएगा आपका 4 -10। तो ये आ जाएगा 10 -6 4 और ये हो जाएगा आपका -4 + 8 और ये हो जाएगा आपका -6 प्लस ये -6 है, 18 हो जाएगा। मतलब कहने का जो मतलब है ये इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा कैसे भी, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन। इफ द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू x - x² एंड लाइन y इज इक्वल टू mx इज 9/2,
देन m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी। देखो दो कर्व गिवन है, एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इनका राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल। तो x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम एक्स, और अब मैं क्या करता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इन सब चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x कॉमन है सब जगह, x माइनस 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी, तो एक बार तो x को वैल्यू 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, या फिर ये पूरा 0 के इक्वल होगा, तो x माइनस 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एम। अब x की जो वैल्यूज आई हैं ये ही मेरी लिमिट्स आई हैं डेरिवेटिव की, सॉरी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। क्यों? क्योंकि जब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालते हैं तो जो कर्व होती है उसकी इक्वेशन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक करेंगे वो लिमिट्स बताती हैं, और लिमिट्स निकल गई मेरी ये रही, क्योंकि x की फॉर्म में लिमिट्स निकलती है, और y इज इक्वल टू जो कर्व की इक्वेशन होती है उसका मुझे इंटीग्रेशन करना होता है। जब दो कर्व दिए हो तो उनका डिफरेंस, ये देखो दो कर्व है मान के चलो y1 और y2, तो उनका डिफरेंस जो है, उनका डिफरेंस जो है उसी से एरिया बाउंडेड बाय कर्व आता है। तो y1 dx माइनस y2 dx। जब मैं dx के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो लोअर अपर लिमिट भी x की वैल्यूज ही होंगी जो मेरी 0 और 1 माइनस एम आ रही हैं। तो 0 1 माइनस एम, 0 से 1 माइनस एम के, ये हो गया। अब दो कर्व से जब एरिया बाउंड होता है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आता है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि इसमें अपर कर्व कौन सा है लोअर कर्व कौन सा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया। इतना समझ लो अभी। अब बस इतना फर्क हो सकता है कि मेरा जो एरिया है वो माइनस में आ जाए। अब जो एरिया माइनस है उसे मैं एक बार माइनस के इक्वल कंसीडर कर लूंगा, एक बार प्लस के कंसीडर कर लूंगा, क्योंकि जो मैं एरिया है वो आपने किया होगा क्लास 10th में कभी, जब एरिया नेगेटिव आ जाता है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पे जो इसने एरिया गिवन किया है 9/2, ये जरूरी नहीं है कि ये प्लस से 9/2 आया, हो सकता है माइनस से भी आया हो। तो जो ये एरिया है मैं एक बार इसको 9/2 के और फिर मैं इसको माइनस 9/2 के इक्वल करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है, और इससे क्या निकलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, इसी से लिमिट्स निकली है, इसलिए मैंने इनको इक्वेट कर दिया। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से ही लिमिट्स निकलती है, लोअर और अपर लिमिट्स। अब y1 की वैल्यू क्या है, y1 इसे मान लो तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे करना है 0 to 1 माइनस एम। यहां पे क्या करना है, 0 to 1 माइनस एम मुझे, y2 क्या है, mx का करना है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दोनों की लिमिट सेम है ना, यहाँ पे 1 माइनस एम 0 0, तो मैं इकट्ठा लिख लूंगा और फिर बाद में इनकी लिमिट्स लगा लूंगा। ठीक है जी। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का x 3/3, और माइनस में m तो कांस्टेंट हो गया, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। इतना काम हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ नहीं। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे भी x है वहां पे 1 माइनस एम पुट कर दूंगा। तो 1 माइनस एम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स बाई 3, सॉरी x की जगह तो मुझे 1 माइनस एम पुट करना है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस एम का क्यूब डिवाइड बाई 3 m, 1 माइनस एम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जीरो वाला तो सारा जीरो हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको मैं माइनस 9/2 के इक्वल लूंगा और एक बार 9/2 के इक्वल लूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे आप इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन पार्ट में आप पे छोड़ता हूं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -2 and 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। अब आप निकालो यहां से, ठीक है ना, m की वैल्यू निकालेंगे यहां से, क्योंकि देखो m की वैल्यू पूछी है, तो m की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू 9/2 के इक्वल पुट करने पे आएगी और एक वैल्यू -9/2 के इक्वल पुट करने पे आएगी। समझ आ गई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कन्वेक्स सेट ऑफ ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो, जब कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन ये गिवन होती है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन होता है, तो ये जो ग्राफ बनाता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनाता है, इस तरह का आपका ग्राफ बनता है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और इन कॉर्नर पॉइंट्स में
कम से कम एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनमें सारे पॉइंट्स नहीं, कम से कम एक, और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक पॉइंट कम से भी कम, एक से ज्यादा 1 2 3 भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक पॉइंट क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। तो देखो ऑल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं, एग्जैक्टली नहीं, नो एक्सट्रीम नहीं, एटलीस्ट वन तो हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। अब चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, आप नोट डाउन कर सकते हैं और आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।